जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चार धाम यात्रा में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा पर। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा इस वर्ष 22 अप्रैल को शुरू हो रही है। सभी भक्तगणों को केदारनाथ की यात्रा शुरू होने का इंतजार रहता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस यात्रा पर। सबसे कम बजट में आप इस यात्रा को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, यात्रा आरंभ होती है हरिद्वार से। हरिद्वार उत्तराखंड का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र शहर है, जिसे देवताओं का द्वार भी कहते हैं। माना जाता है यह वह स्थान है जहां गंगा नदी हिमालय से निकलकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। दोस्तों, हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थल हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, माया देवी मंदिर भी उपस्थित है। तो दोस्तों, यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें हरिद्वार स्टेशन पर आना होगा। हरिद्वार से ही आपको बस मिल जाती है सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार से जो बस सोनप्रयाग के लिए जाती है, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ही बसें उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों, बस का किराया लगभग 550 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होती हैं। वहीं अगर दूसरे वाहनों की बात करें तो आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है। उसका किराया कुछ 700 से 900 रुपए रहता है। दोस्तों, आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यात्रा बजट में कर रहे हैं तो आपको बस से ही सफ़र करना चाहिए। दोस्तों, यदि हरिद्वार से आपको बस नहीं मिलती है तो आप ऋषिकेश से भी बस सेवा ले सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट registrationtouristcare.uk.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका नंबर 8394833833 है, या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनी यात्रा का पंजीकरण करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करें और अपना पंजीकरण कराएं। दोस्तों, या फिर आप ऑफलाइन भी केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही पंजीकरण करा लें। दोस्तों, इस वर्ष चार धाम की यात्रा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे मंदिर परिसर के 70 मीटर के दायरे में आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक नया नियम ये भी लागू हो गया है कि टोकन आपको नीचे लेना होगा और मंदिर परिसर पर जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो टोकन आपको दिखाना होगा। दोस्तों, टोकन नंबर का नियम जो है इसी वर्ष से लागू किया गया है। टोकन नंबर आप हरिद्वार से भी ले सकते हैं, सोनप्रयाग पर पहुंचने पे भी ले सकते हैं। यह टोकन नंबर आपको मंदिर परिसर पर दिखाना होगा। टोकन नंबर से ही दोस्तों इस बार दर्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सोनप्रयाग पहुंचकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को आरंभ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले आपको अपना पंजीकरण यहां पर चेक कराना होता है। पंजीकरण चेक करवाकर दोस्तों, यदि आप आराम करना चाहें तो एक दिन आराम भी कर सकते हैं। प्रातःकाल उठकर अपनी यात्रा को शुरू भी कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी करना होगा। शेयरिंग टैक्सी चलती है जिसका किराया 50 रुपये होता है। यदि आप पैदल भी ये यात्रा को पूरा करना चाहें तो आप पैदल भी कर सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की जो दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर ही है। इस यात्रा में दोस्तों आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जगह जगह दोस्तों झरने का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति आपका स्वागत कर रही हो। दोस्तों, केदारनाथ की यह यात्रा काफ़ी दुर्गम है। इसमें जगह जगह आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकते हैं। यात्रा को यदि आप घोड़े से पूरा करना चाहते हैं तो आप घोड़े भी कर सकते हैं। घोड़े का किराया 2000 रुपये के आसपास रहता है। दोस्तों, यह किराया समय के अनुसार घटता और बढ़ता भी रहता है। दोस्तों, यात्रा को पूरा करने के लिए आप पिट्ठू भी ले सकते हैं और पालकी भी कर सकते हैं।
दोस्तों गौरी कुंड स्थान पर पहुंचकर आप गौरी कुंड में स्नान करके यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हो जाते हैं तैयार। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गौरी कुंड की गर्म धारा में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसका शरीर और दिमाग दोनों ही पवित्र हो जाता है। दोस्तों साथ ही गौरी माता का मंदिर भी है, आप वहां पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों स्नान करने के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यह यात्रा 18 से 20 किलोमीटर की होने वाली है। इस रास्ते में आपको कई झरने या कई चढ़ाई भरे रास्ते देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यात्रा किस मौसम में करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहने वाला है। आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अप्रैल, मई और जून की, तो दोस्तों यहाँ इस समय भक्तों की लाखों की भीड़ होती है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और हाँ दोस्तों यदि आपको एडवेंचर या रिस्क लेना पसंद है तो जुलाई और अगस्त के महीने में भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त की इस यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको भारी लैंडस्लाइड और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों अब रहने की, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक अच्छे खासे रूम व टेंट मिल जाएंगे। दोस्तों केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा वह धाम है जहां 2013 की महाबाढ़ में पहाड़ हिले, सब बह गया, लेकिन 1000 साल पुराने पत्थरों से बना मंदिर नहीं टूटा। दोस्तों 2013 की भयानक बाढ़ में प्रभु द्वारा भेजी गई एक भीमशिला ने पूरे मंदिर परिसर को बचा लिया। दोस्तों अब बात करते हैं केदारनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो दोस्तों केदारनाथ एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा भोजन व पानी के पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों ऊपर आप जब पहुंचते हैं तो धाम में पानी की कीमत बढ़ जाती है और भोजन की भी कीमत बढ़ जाती है। भोजन और पानी की कीमत समय समय पर परिवर्तन या ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं केदारनाथ पट खुलने की। तो दोस्तों श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे पट खुलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस साल की 4 धाम यात्रा के लिए यह तिथि घोषित की है। साथ ही दोस्तों कपाट बंद करने की तिथि भी बता दी गई है, जो कि 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के दिन कपाट बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के। साथ ही दोस्तों अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, इसलिए गर्म कपड़े ले जाना ना भूलें। दोस्तों केदारनाथ धाम पहुंचकर आप मंदाकिनी नदी में स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय थोड़ा ध्यान रखें, मंदाकिनी नदी का जो शीतल जल है वो काफ़ी शीतल रहता है। दोस्तों सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ धाम के दर्शन कर लें तो आप भीड़ से बच सकते हैं। केदारनाथ धाम में आपको भीमशिला भी देखने को मिलती है, जो कि प्रभु द्वारा रची गई लीला में से एक है। इसी भीमशिला ने 2013 में आई हुई भीषण बाढ़ से इस मंदिर परिसर को बचाया था। दोस्तों केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के पीछे ही शंकराचार्य प्रभु का मंदिर बना हुआ है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद में अब आप जा सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। दोस्तों बात करते हैं भैरव बाबा और केदारनाथ टेम्पल की दूरी की, तो केदारनाथ धाम से भैरव बाबा की चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की रहने वाली है। दोस्तों यह चढ़ाई काफ़ी खड़ी होने वाली है, इसलिए आराम से चलें। और हाँ दोस्तों मौसम भी बिगड़ सकता है, आप छाता अवश्य लेकर जाएं।
दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। यदि आपके पास समय बचता है तो आप वासुकी ताल भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, वासुकी ताल जाते समय आपको एक गाइड करना अनिवार्य है। अगर आप अकेले जाने का प्रयास करते हैं तो आप रास्ता भी भटक सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा। मिलते हैं ऐसी अगली यात्रा पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, जय केदारनाथ बाबा।